आदर्श, विशा, प्रदीप कुमार, करण श्रीवास्तव, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जो बच्चे हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये बच्चे कह रहे सर ये यूट्यूब फॉर्मेट में क्यों है, पता नहीं भाई क्यों है, कई बार इंटरफेस आता है ऐसे। चलो, दिवाकर, मनीष, अनूप, अनंत, मनीषा, अजय, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक बार आप मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसी है, क्या हम आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दें, ठीक है। और भाई जो यहाँ पे इधर नाम आ रहा है वही नाम पढ़ेंगे। अब आपने किस नाम से आईडी बनाई है, क्या इस साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आज हम शुरू करें बेटा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिक्स से, ठीक है। ऑप्टिक्स आसान चैप्टर है। सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, हर चीज आप इसमें फील कर पाओगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है इसमें। प्रकाशिकी और जीरो से हम स्टार्ट करेंगे इसका लेवल, ठीक है। बिल्कुल 0 to हीरो वाला काम इसमें होगा, ठीक है। परफेक्ट साउंड एंड वीडियो, ठीक है देवराज जी। अब आप एक चीज देखना, ये बेटा जो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी, इसका मतलब समझो पहले क्या है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन। यानी इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि इस ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब भाई टाइमिंग क्लास का ही रहेगा, कोई बच्चा कमेंट ना करे बार बार। क्लास की टाइमिंग यही हमारे पास 8 से 9, दूसरी टाइमिंग अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में क्लास होगी। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप एक बार कमेंटबाजी बंद कर दें, बिल्कुल। अब देखो बेटा जो ऑप्टिक्स है, मैंने कहा कि इसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लाइट की, प्रकाश की बात कर रहे होंगे। जैसे अगर आपको याद हो 10th क्लास में ऑप्टिक्स हमारे यहाँ पे था, तो 10th क्लास में क्या पढ़ते थे ऑप्टिक्स में, प्रकाश की चैप्टर में, कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जितनी बातें आपने ऐसी सुनी है प्रकाश के बारे में, उसका अपवर्तन हो, परावर्तन हो, परिकिरणन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, रेनबो, इंद्रधनुष हो, ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर ही आएंगी। तो ऑप्टिक्स चैप्टर में लाइट से जुड़ी हुई, प्रकाश से जुड़ी बातें क्लास के अंदर की जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, जो पहला टॉपिक हमारे पास में, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हिंदी में से हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त वस्तुएं। देखो बेटा दो तरह की वस्तुएं में इस क्लास में पढ़नी है। एक करनी है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। एक हम पढ़ेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, अप्रदीप्त वस्तुएं। मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, तब आपको कमेंट करना है। गुड मॉर्निंग वगैरह हमने सबके देख लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। यहां देखो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हम फिजिक्स में किसे कहेंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर में। और नॉन लुमिनियस, अप्रदीप्त, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। एक हम पढ़ेंगे इसके बाद में नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, अप्रदीप्त वस्तुएं। इस चैप्टर की शुरुआत जो है इन दो बेसिक सी डेफिनेशन के साथ करते हैं हम। अप्रदीप्त वस्तुएं, बेटा लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो हैं, बस एक लाइन दिमाग में रखना, आप चीजों को इजीली समझ जाएंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जो अपने अंदर से खुद प्रकाश फेंक के मारती हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसमें लाइट, प्रकाश जो खुद से फेंक के मारती हैं। सन, सूर्य, भाई सूर्य देवता जो है उनके अंदर से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। सूर्य की तरह जो अन्य तारे हैं जो हमें रात में दिखते हैं, वो सभी खुद से प्रकाश फेंक के मार रहे हैं, यानी कि वो भी लुमिनियस है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि बल्ब हो गया, तो बल्ब भी खुद से लाइट, प्रकाश फेंक के मारता है, वो भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैंडल अगर जल रही है वो भी लुमिनियस है। तो हर एक वो वस्तु जो खुद से प्रकाश फेंक के मारती हो, उसे हम कहते हैं लुमिनियस, प्रदीप्त वस्तुएं। तो यहां पर लिखेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which have their own light, which have their own light। हिंदी में लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। इसके फेमस एग्जांपल लिखते हैं अभी हम, बाकी एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में। एक है सन, लिख लो, सूर्य, सूर्य के अलावा जो अन्य तारे हैं, अदर स्टार्स। बेटा अन्य तारे में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन सूर्य हमारे नजदीक का तारा है, इसलिए मैं बड़ा दिखता है। तो सूर्य हो गया, सूर्य के अलावा जो अन्य तारे हैं जो रात में दिखते हैं। इसके अलावा जलता हुआ बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, जलती हुई कैंडल हो, ये सब किसके अंदर आएंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट में। तो यानी कि आपको एक ही बात याद रखनी है कि जिनके पास खुद का प्रकाश है, जो अपने अंदर से प्रकाश को, लाइट को फेंक कर मारे, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएंगे। अच्छा, नॉन लुमिनियस कौन होंगे, बेटा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो है जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है,
खुद का प्रकाश नहीं है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि बल्ब या सूर्य से प्रकाश आया, जैसे हमारे घर की दीवार है, तो बल्ब और सूर्य का प्रकाश जैसे दीवार पर टक्कर मारेगा तो दीवार उस प्रकाश को परावर्तित कर देगी। तो दीवार पर प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख में घुसा तो हमें दीवार दिख रही है। तो हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, दीवार हो, कपड़े हो, किताब कॉपी हो, टेबल हो, चेयर हो, ये हमारे वो लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। अच्छा, नॉन लुमिनस कौन होंगे बेटा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि बल्ब या सूर्य से प्रकाश आया, जैसे हमारे घर की दीवार है, तो बल्ब और सूर्य का प्रकाश जैसे दीवार पर टक्कर मारेगा तो दीवार उस प्रकाश को परावर्तित कर देगी। तो दीवार पर प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख में घुसा तो हमें दीवार दिख रही है। तो हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, दीवार हो, कपड़े हो, किताब कॉपी हो, टेबल हो, चेयर हो, इनके अंदर से प्रकाश निकल नहीं रहा है, ये लुमिनस नहीं है, ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है। ये हमारे घर में क्या कर रही है, सूर्य या बल्ब के प्रकाश को रिफ्लेक्ट परावर्तित कर रही है। तो वो वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जो कि किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से, प्रदीप्त वस्तु से, बल्ब या सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट परावर्तित करें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसमें लिखेंगे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which reflect light coming from luminous objects। हिंदी में लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जो प्रदीप्त वस्तुओं से, यानी कि बल्ब या सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करे, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, जैसे कि टेबल, चेयर, लिख लो, घर में मान लो बुक्स रखी हैं, किताबें रखी हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसके अंदर वॉल्स, दीवारें, ये सब किस में आएंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। तो अब देखते हैं पेपर में क्या आएगा, अब उस पर आते हैं हम। देखो, अभी तक एक तो आपसे बेटा पेपर में डेफिनेशन पूछी गई है कि वो वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तु होती हैं, वो वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मून, चांद का बड़ा फेमस एग्जांपल है कि मून को हम लुमिनस में रखें कि नॉन लुमिनस में, आपको क्या लगता है कि चांद जो है वो प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त है? ये आप बताओ, कौन सा एग्जाम कवर होगा, कौन सा नहीं, हम पहली क्लास में बता चुके हैं, उस पहली क्लास को देख कर आओ, ठीक है। अच्छा, आगे देखना बेटा, मून की अगर हम बात करें कि मून लुमिनस में लिखे कि नॉन लुमिनस में, से बहुत सारे आंसर मेरे पास में आए। धीरज का, आमिर, पंकज, प्रदीप, नीलेश, डीके, अश्विन, एस कुमार, बिहारी, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। लगभग पूरी क्लास का आंसर सही है। भाई मून जो है, चांद जो है भाई, वो लुमिनस नहीं है, प्रदीप्त नहीं है। मून जो है सूर्य की तरफ प्रकाश थोड़ी ना फेंक के मार रहा है। अभी आपको पता है कि भारत का चंद्रयान जो है वो मून के ऊपर उतरा, तो जो मून है वो तो केवल मिट्टी, गड्ढे, पत्थर है उसमें, तो जो धरती पे है, तो ऐसे वहां पर भी थे। तो मून जो है लुमिनस नहीं है, खुद से प्रकाश नहीं फेंकता। मून क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करता है। अच्छा, मून का साइज बड़ा है, वो सूर्य से आने वाले ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा, वो परावर्तित प्रकाश ज्यादा हमारी आंख में पहुंचेगा, इसलिए मून हमें ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। तो मून बहुत ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखता है, क्योंकि मून ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि साइज बड़ा है। तो मून जो है, इसको ध्यान समझना कि मून जो है वो नॉन लुमिनस में आएगा, अप्रदीप्त वस्तुओं में आएगा। ऐसे ही पेपर में तो मून का एग्जांपल पूछता है, या पूछता है प्लैनेट्स, ग्रह का। जो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह, चाहे वो धरती हो, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, मंगल हो, बुध हो, इन सब के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये भी सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिसीव करते हैं, तो ये सब भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो पेपर में प्लैनेट्स आ जाए, ये भी अप्रदीप्त वस्तुओं में आएंगे, ठीक है। तो प्लैनेट्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह एटसेट्रा। तो पेपर में अगर आपसे पूछे कि बृहस्पति ग्रह किसका एग्जांपल है, हम बोलेंगे नॉन लुमिनस का। मार्स, मंगल किसका एग्जांपल है, कोई सा भी ग्रह आ जाए वो अप्रदीप्त वस्तुओं में आएगा। अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक फेमस एग्जांपल और आता है, जैसे हमारे क्षेत्र में उसे कहते हैं पटबीजना, कुछ जगह से कहते हैं जुगनू, इंग्लिश में कहते हैं फायर फ्लाई। तो जो पटबीजना होता है, जुगनू जो रात को चमकता है, वो किस में आएगा? ठीक है, नोट साथ के साथ ही बनाने हैं भाई, और क्या। हाँ, जुगनू लिखा देवराज ने कि जुगनू जो है भाई खुद से प्रकाश पैदा कर रहा है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो जुगनू जो है ये खुद से प्रकाश पैदा करता है। तो जुगनू जो है फायर फ्लाई, ये किसके अंदर आएगा? जुगनू आएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई सी भी क्लास में पढ़ाता हूं, ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं हम, तो बहुत ही आसान एक डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दो से। मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं कि एक तो भाई आपको टाइम से क्लास में आना जरूरी है। 8 बजे की क्लास में बहुत सारे बच्चे 8:10 पे, 8:12 पे आकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और फिर वो जज भी करते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
10 मिनट की चीजें उनकी निकल चुकी हैं, तो क्लास को बाद में देखा करें। और एक चलती हुई क्लास में फालतू के क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मुझे मोटिवेट कर दो, ये कर दो, मेरी क्लास में मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, फिजिक्स के अलावा और कोई बात ना करो, ना किसी और दूसरे सब्जेक्ट की, ना कोई कॉल सेंटर नहीं है कि आप सारी क्वेरी यहीं पे पूछो। और दूसरा ये कि कैसे नोट्स बनाए करें, आप बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो, जो जैसे पढ़ाया जा रहा है साथ साथ लिखते चले जाओ, यही नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट में ये हो गया और नॉन लुमिनस में ये, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु लिखा, तो मैंने क्या लिखा कि अप्रदीप्त वस्तु वह है जो प्रदीप्त वस्तु से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बेटा इस परावर्तन शब्द को हम समझेंगे क्लास में। अब यहाँ क्या लिखा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट, ये हो गया, और नॉन लुमिनस में ये। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु लिखा, तो मैंने क्या लिखा कि अप्रदीप्त वस्तु वह है जो प्रदीप्त वस्तु से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बेटा इस परावर्तन शब्द को हम समझेंगे क्लास में। अब यहाँ क्या लिखा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट, ये बेटा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो हम क्लास में समझेंगे इस रिफ्लेक्ट करने का परावर्तन का मतलब है क्या। अब इस बात हम डालेंगे, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखो पहले प्रकाश का परावर्तन छोड़ो, खाली परावर्तन शब्द को हम समझते हैं। देखो परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अगर आपने बचपन में क्रिकेट खेला हो तो 99% चांस है कि आपने भी वो काम किया हो जो हमने किया जब हम छोटे थे। हम करते क्या थे बचपन में, जैसे मान लो कोई दीवार है और हम फील्डिंग की हमें जैसे प्रैक्टिस करनी है, कैच की प्रैक्टिस करनी है, तो हम बचपन में क्या करते थे, एक बॉल लेते थे और बॉल ऐसे दीवार पर फेंक के मारते थे। हमारे घर के सामने एक जैन साहब थे, तो वो जब घर पर नहीं रहते थे, ताल लटका रहता था, तो हम क्या करते थे, उनकी दीवार पे ऐसे बॉल मारी, हमारे पास आई, बॉल फेंक के मारी, हमारे पास आई, तो हम कहते थे कि बॉल रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित। तो बॉल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है। इसका मतलब क्या था कि जिधर से बॉल गई, अगर बॉल टक्कर मारकर उसी तरफ वापस आए, तो जिधर से बॉल गई है अगर बॉल टकराकर उसी तरफ वापस आए, तो सब कहते थे कि बॉल रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी रिफ्लेक्ट शब्द, परावर्तन शब्द हम कब यूज करते हैं कि कोई चीज जिस तरफ से गई और किसी सरफेस पे, किसी सतह पे टक्कर मारकर उसी तरफ आ जाए, वो रिफ्लेक्शन है। या बॉल को आप ऐसे छोड़ दो, फर्श पे टक्कर मारेगी, आपके हाथ में वापस आएगी, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन ये बॉल रिफ्लेक्ट कर रही है कि दीवार पर टक्कर मार के आपकी तरफ वापस आई, टक्कर मार के फर्श पे आपके हाथ में वापस आई। बेटा यही काम अगर लाइट प्रकाश कर दे, मान लो कि आपने टॉर्च जलाई और ये प्रकाश किसी दीवार पर टकराया और आपके पास वापस आया, तो प्रकाश जिधर से गया है अगर प्रकाश टक्कर मारकर उसी तरफ वापस आ जाए, तो किसका परावर्तन हो जाएगा, ये बॉल की तरफ प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। लेकिन परावर्तन समझने के लिए अब आप कभी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तु मत ले लेना। दिक्कत क्या, अगर आप ट्रांसपेरेंट वस्तु लोगे, जैसे आप एक कांच की प्लेट ले लोगे, तो दिक्कत क्या होगी, जैसे लाइट जाएगी ना, तो ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर से लाइट गुजर जाती है, तो कांच की प्लेट पर लाइट टक्कर मार के हल्की सी रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादातर लाइट उसके अंदर से गुजर जाएगी। तो पारदर्शी वस्तु नहीं ले सकते हम, ट्रांसपेरेंट। तो आप कहोगे सर अपारदर्शी ले लो, ओपैक ले लो, तो अपारदर्शी में आप दीवार भी मत ले लेना, क्योंकि लाइट जाएगी, दीवार पर टक्कर मार के थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी, बहुत सारा पार्ट दीवार उसका एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेगी। यानी पारदर्शी वस्तुओं के साथ दिक्कत क्या है कि उनके अंदर से लाइट गुजर जाती है, अपारदर्शी के साथ दिक्कत क्या है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मुझे अब ऐसा एग्जांपल चाहिए कि जहां पर लाइट टक्कर मार के लगभग सारी की सारी वापस आ जाए, ना तो अंदर से गुजरे और ना ही एब्जॉर्ब हो। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास में होता है मिरर, दर्पण। देखो अभी मैं क्लास में शुरुआत करूंगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण से। ये बेटा प्लेन मिरर है, ये मिरर वो है जो हमारे घर में लगा है, जिसके सामने आप सुबह खड़े होकर आपने ब्रश किया होगा, या ड्रेसिंग टेबल में लगा है। ये प्लेन मिरर, समतल दर्पण हम कैसे बनाते हैं, एक कांच की प्लेट लेंगे और इससे पीछे सिल्वर की पॉलिशिंग कर देंगे। अब जैसे बेटा आप ये सिल्वर का लेप कर देंगे इसमें, तो इससे क्या होगा कि सिल्वर का लेप करते ही एक तो अपारदर्शी हो जाएगा। ये कांच की जो प्लेट ट्रांसपेरेंट थी, सिल्वर का लेप करने से अपारदर्शी हो गई। दूसरी खास बात क्या होती है सिल्वर की, कि सिल्वर बहुत ही अच्छा परावर्तक, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो जो भी लाइट इसके ऊपर जाकर टकराएगी, सिल्वर सरफेस सारा का सारा प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देगी। तो हमारे पास बन गए सिल्वर सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास में सिल्वर सरफेस हो गया, यानी कि आपने इसे सिल्वर का लेप कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन को। अब बेटा मान लो मैंने ऐसा प्रकाश छोड़ा, तो जो प्रकाश की जो किरण जाकर टकराएगी, इस सबको आपको याद होगा कि जो प्रकाश की किरण जाकर टकराती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये हमारे लिए कहलाएगी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। देखो बेटा जो किरण है ना, एक्चुअली जब भी आपको लाइट को शो करना होगा बोर्ड पर, तो प्रकाश को कैसे शो करोगे, तो मैं जो यहाँ पे लाइन बना रहा हूं, ये लाइन एक तो आपको ये बता रही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा एरो जो है ना तीर का निशान बना रहा है कि प्रकाश की डायरेक्शन ये है। तो जो प्रकाश आया, ध्यान रखना जब भी मैं इस क्लास में आपतित किरण कहूंगा, समझ जाना कि वो किरण जो मिरर पे जाकर टक्कर मारेगी, जो सरफेस पे जाकर टकराएगी, ये आपतित किरण है। अब यहाँ पे लाइट टकराएगी और टकराने के बाद वापस आ जाएगी इसी तरफ जिधर से मैं छोड़ा था इसे। तो हमारे पास में जो है, ये हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है।
परावर्तित किरण, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। जिस पॉइंट पर आके लाइट टकराती है बेटा उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, जहां पे आके प्रकाश टकराएगा। अच्छा, जहां पे लाइट आके टकरा रही है, यहां पे मैं आपके सामने काल्पनिक रेखा खींचूंगा, इमेजिनरी लाइन, जो डॉटेड आपको दिख रही है बेटा, जो लाइन है ना डॉटेड, ये जो लाइन है, ये अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये लाइन जो है मिरर के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो वो लाइन जो मिरर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं नॉर्मल, उसे हम कहते हैं अभिलंब। यह है नॉर्मल अभिलंब। अब सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना, ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट का आई उठाओ, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, हमारा आई। ये रिफ्लेक्टेड रे का आर उठाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, आर। तो ये आई, ये हमारे पास में क्या हुआ, आर। अब बहुत सारे बच्चों के साथ देखो दिक्कत क्या है, जिन्होंने साइंस आती भी है, जिन्होंने 10th के बाद भी साइंस पढ़ी है, वो पेपर में क्या करते हैं, जैसे ही एंगल मिलेगा उसे हमेशा आई मान लेते हैं। ध्यान समझना, आई पता क्या है, आई वो एंगल है जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई है। पेपर में क्या करेगा, पेपर में आपको कंफ्यूज करेगा, पेपर में आपसे बोलेगा कि आपतित किरण ने दर्पण के साथ में 20 में गलतियां करते हैं, वो कहेगा कि आपतित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रही है, और बच्चे आई की वैल्यू को 20 मान लेते हैं। बेटा आई की वैल्यू 20 थोड़ी ना है। तो एक चीज बताओ, अगर प्रकाश की किरण ने दर्पण से 20 डिग्री का एंगल बनाया 20 का, तो आई की वैल्यू तो 70 डिग्री आएगी। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि उसने एंगल दिया किसके साथ में है। तो अगर वो कहे कि आपतित किरण ने दर्पण के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो आई की वैल्यू 60 है। वो कहे कि आपतित किरण ने अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो आई की वैल्यू 30 कहलाएगी। दूसरी चीज, ये मेरे पास में ये बेटा जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो तो होता आई, लेकिन ये आपतित किरण जो दर्पण के साथ एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं जी। ऐसे ही परावर्तित किरण भी दर्पण के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे हम कहते हैं जी। अब इनका आई आर जी का मैं नाम लिख देता हूं। आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, आई को। आर को बेटा हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, और जी को हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, हिंदी में हम कहते हैं छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। अब मैं अगले क्वेश्चन पूछूंगा, उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी क्लास इसका आंसर 1 से 3 सेकंड के अंदर बता देगी। अगर आपसे मैं कहूं कि एंगल आई और एंगल जी का सम कितना होगा, आपतन कोण आई और छूते हुए कोण जी का योग कितना है, तो आप क्या बताएंगे। लालू यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया हमें, नीलेश ने भी, आमिर खान, गौरव, प्रदीप, ऋत्विक, सुनील, गुड्डू, देवराज, विशा, बहुत सुंदर। देखो ये भाई आपको तो साफ साफ दिख रहा है, ये जो अभिलंब है ये दर्पण के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहां से तक एंगल 90 है, तो ये आई और जी का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई प्लस जी ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आपतन कोण और ग्लांसिंग कोण का सम जो होगा वो 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एक और देखना, यहां पे ये जो आर और जी है, अगर मैं इनका देखूं आर और जी, इनका योग भी कितना है, 90 डिग्री। तो परावर्तन कोण और ग्लांसिंग कोण का योग पूछेगा तो भी कितना बताएंगे हम, 90 डिग्री बताएंगे। अगर मान लो कि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि जो आपतित किरण ये जो दर्पण से एंगल बनाती है इसे हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो इसलिए वो फंस जाते हैं कि पेपर में क्या पूछ लिया। तो आपतन कोण और ग्लांसिंग एंगल का सम 90 डिग्री है, ऐसे ही परावर्तन कोण और ये छूता हुआ कोण इसका सम भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आई प्लस जी पूछे चाहे आर प्लस जी पूछे, दोनों क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें दो चीजें बतानी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में। यदि और ग्लांसिंग एंगल का सम 90 डिग्री है, ऐसे ही परावर्तन कोण और ये छूता हुआ कोण इसका सम भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आई प्लस जी पूछे चाहे आर प्लस जी पूछे, दोनों क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें दो चीजें बतानी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में। यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण समतल सतह के साथ, यदि आपतित किरण समतल दर्पण, समतल दर्पण के साथ, समतल दर्पण के साथ 12 डिग्री का कोण बनाती है तो पहला बेटा आपको बताना है कि तो आपको बताना है कि आपतन कोण का मान क्या होगा, एक आपको बताना कि छूते हुए कोण का मान क्या होगा।
होता हुआ कोण। इंग्लिश में लिखेंगे अब। क्वेश्चन है, इफ इफ इंसिडेंट रे इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 12 डिग्री विद द प्लेन मिरर। बेटा एक आपको बताना है कि आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एक आपको बताना है कि ग्लांसिंग एंगल क्या होगा। एक ही कमेंट में कोमा लगा के दोनों का आंसर लिखेंगे। अच्छा अब देखना यहां पे, उसने कहा कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 12 डिग्री का कोण बनाती है। देखो जैसे पेपर में आपको एंगल दिखे, एंगल इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 12 डिग्री विद द प्लेन मिरर, तो जैसे आप एंगल देखो तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एंगल तो दो लाइनों के बीच में होता है, तो ये एंगल जो 12 डिग्री का वो किस किस के बीच में दिया है। उसने कहा कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ, तो बेटा ये हमारे पास समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। और आपतित किरण कौन सी होती है, जो आके टक्कर मारे, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। अब देखो 12 डिग्री का एंगल किसके बीच में है, इंसिडेंट रे जो आई यानी कि आपतित किरण मेक्स एन एंगल 12 डिग्री विद द प्लेन मिरर, यानी कि जो 12 डिग्री का एंगल है ये प्लेन मिरर के साथ में बना है। और आपको पता है कि जो प्लेन मिरर के साथ में एंगल बनता है, अगर आप यहां जाओ अपने बेसिक पे, कि प्लेन मिरर के साथ में जो एंगल बनता है वो तो ग्लांसिंग एंगल होता है, यानी ग्लांसिंग एंगल की जो वैल्यू है वो तो 12 डिग्री हो गई। ठीक, अच्छा एक हमारे से उसने पूछा था कि आपतन कोण, तो ग्लांसिंग एंगल तो 12 डिग्री हो गया। ठीक, एक हमारे से पूछा था उसने आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है होता आई, तो अगर ये 12 डिग्री का तो 90 डिग्री, ये कितना का 90 में से 12 जाएगा तो आई की वैल्यू आएगी हमारी 78 डिग्री। तो यानी आपका आंसर होना चाहिए था 78 डिग्री कोमा 12 डिग्री, यानी जो 78 डिग्री आपने बताया है वो आपका होना चाहिए था आपतन कोण आई की वैल्यू 78, और जो आपने 12 बताया वो होना चाहिए था जी की वैल्यू। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या सब बच्चे जो शुरू से क्लास में जुड़े हुए 8 बजे से, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मुंह उठा के आ रहे हैं 8:20 पे 8:15 से, उससे हमारे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा, या लिखते लिखते आप समझ गए कि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 12 डिग्री कोण बना रही है, यानी जो 78 डिग्री आपने बताया है वो आपका होना चाहिए था आपतन कोण आई की वैल्यू 78, और जो आपने 12 बताया वो होना चाहिए था जी की वैल्यू। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या सब बच्चे जो शुरू से क्लास में जुड़े हुए 8 बजे से, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मुंह उठा के आ रहे हैं 8:20 पे 8:15 से, उससे हमारे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा, या लिखते लिखते आप समझ गए कि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 12 डिग्री कोण बना रही है, क्या आपके दिमाग में डायग्राम बना कि आपतित किरण इंसिडेंट रे ने मिरर के साथ में एंगल बनाया, यानी कि जी की वैल्यू है 12 डिग्री, तो आई की वैल्यू 12 नहीं है, आई की वैल्यू 78 होगी। तो ये पहले 78 आई की वैल्यू निकालनी है आपको, और छोटे कोण की वैल्यू कितनी 12, ये काम आएगा आगे चल के। अशोक, सूरज, प्यारेलाल, शिवम, ठीक है बहुत बढ़िया, गुड। यहां जाओ, अब यहां पे दोबारा से आते हैं। तो 10th क्लास में आपको सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी कि 10th क्लास में टीचर ने बताया था कि प्रकाश की किरण आके टकराएगी वो आपतित किरण है, टकरा के जाएगी वो परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से एंगल बनाया आई, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी आर, लेकिन ये जो मिरर से एंगल बनाती हैं उसे हम ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण कहते हैं। तो इनका योग भी 90 डिग्री बनेगा, इनका योग भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जो काम की चीज है उस पर आते हैं हम, फिर पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अब बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है, बिल्कुल प्योर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा एक पता एक समस्या और क्या है बच्चों के साथ, एक बच्चे में देख रहा था, कह रहा है जी बेसिक से पढ़ाओ। हर क्लास में 2-4 बच्चे होते हैं ऐसे, उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए, और उन्हें इस बात का मतलब ही नहीं पता कि बेसिक से पढ़ने का मतलब है क्या। अगर उनसे पूछो भाई बताओ बेसिक से पढ़ने का मतलब क्या है, अरे भाई बेसिक ही तो है ये, इससे ज्यादा और बेसिक क्या होगा। कि हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले ये बताया कि वो वस्तु जो खुद से प्रकाश फेंक दें, सूर्य हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जो खुद से प्रकाश नहीं फेंकती है, परावर्तित करती है, वो अप्रदीप्त नॉन लुमिनियस है। अब इससे और उन्हें पता ही नहीं कि बेसिक का मतलब क्या है, बस कहीं से सुन लिया है, क्लास में लगेंगे कमेंटबाजी करने हर 2 सेकंड के बाद, बेसिक से बताओ, बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से क्या है बेसिक, उन्हें पता ही नहीं है। अब मान लो आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हो और अब टीचर को लिख दो जी बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ। अब टीचर को थोड़ा ना पता है कि आपको पहले एबीसीडी बतानी है कि बेटा पहले आता है ए फॉर एप्पल होता है, फिर बी फॉर बॉल, फिर ऐसा थोड़ा ना बताएगा वो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एबीसीडी भी क्लास में आके सीख लूं मैं, वो तो बदतमीजी वाली बात हो गई। उनके चक्कर में जो बच्चा सिलेक्शन लेने वाला है ना, तो टीचर उन्हें पीछे नहीं छोड़ेगा। यार कोविड चाइल्ड है बच्चे। अब ऐसा हम किसी में कमेंट तो नहीं कर रहे कि वो कोरोना टाइम के कौन से हैं, पर लेकिन बुद्धिहीन तो है ही। कोई बुरा मान जाए तो मान ही जाए। लिखेंगे परावर्तन के नियम। भाई कंपटीशन का बच्चा होता है खतरनाक, उससे केवल क्या होता है, उसे कम एफर्ट लगाना पड़े, टीचर सारी बातें उसे बता दे, उसे पुराना सब कुछ याद आ जाए, इतना सा टीचर बताए और इतनी इंफॉर्मेशन खुद निकाल ले, ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। बेटा देखो रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम है ये बड़ा आसान है। यहां पे आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और ये दिख रहा होगा नॉर्मल अभिलंब। ये तीनों लाइनें जो है ना,
ये हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। एक ही प्लेन, एक ही तल का मतलब पता क्या है? एक ही प्लेन का मतलब ये है, अगर इंसिडेंट रे, आपतित किरण इस बोर्ड से चिपक के आ रही है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपक के ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे है, ये बोर्ड से चिपक के आ गई आपतित किरण तो, और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर निकल गई। नहीं, ये अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस बोर्ड के ऊपर ही होगी। देखो प्लेन का मतलब समझना, जैसे बेटा मैं आपके सामने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस खींच दूं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, तो ये एक्स और वाई के बीच में जो है ना, ये इसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये हमारा कहलाता है एक्स और वाई एक्सिस के जो बीच में जो जगह दिख रही है आपको, ये इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल। तो इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड भी एक्स वाई प्लेन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो एक्स वाई प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे जेड एक्सिस की तरफ को आ जाए। तो ये तीनों की तीनों लाइनें एक्स एक ही प्लेन में होती हैं। यानी अगर मैं अपनी आंखें बंद करके ऐसे अपना हाथ करूं, अगर मेरा हाथ इंसिडेंट रे पे टच हो रहा है तो मेरा हाथ रिफ्लेक्टेड रे पे भी टच होगा और नॉर्मल पे भी। ये तीनों बिल्कुल एक ही प्लेन में होती हैं, एक ही तल में। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम रिफ्लेक्शन का पहला नियम, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane at point of incidence, at point of incidence। हिंदी में लिखेंगे आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। बेटा बड़े ध्यान सुनना, यहां पे देखो, ये जो आपतन बिंदु है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। एक बार एसएससी के एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था, उसने कहा क्वेश्चन में कि आपतित किरण, फिर खाली जगह छोड़ दी, आपतित किरण, खाली जगह और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस खाली जगह के अंदर हमें क्या भरना था? अभिलंब। यहां पे हमें क्या भरना था? नॉर्मल। तो कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, तो वहां पे कोई एक चीज खाली छोड़ देगा, वो आपको फिल करनी होगी। सेकंड जो लो है बेटा इंपॉर्टेंट है, इसी के आसपास से चैप्टर घूमेगा। अब रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है, ये कहता है हमारे से कि जो आई और आर है, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। यानी कि लाइट जो है नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी, लाइट नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी। अगर आई की वैल्यू 3.5 है तो आर भी 3.5, ये 33.5 है तो 33.5, ये 12 है तो ये भी 12, ये 18 है तो ये भी 18। तो आई और आर का मान हमेशा होता है बराबर। तो सेकंड लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में लिखेंगे आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आई की जो वैल्यू है वो बेटा हमेशा आर के क्या होगी? बराबर। बेटा ये था बेसिक। अब इसके बाद अब सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? अब आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये बेसिक ये होता है, जो बच्चा कह रहा था ये बेसिक से बताओ, ये बेसिक हो चुका है। अब इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 बाय 1। तो शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल निहायत एक थके हुए क्वेश्चन से और धीरे धीरे हम इसमें लेवल बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करेंगे एकदम जीरो के साथ में, ठीक है? चलो ये देखो, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। और देखो कंपटीशन में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ये 10th क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ना, सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी अलग होती है, इसकी अलग होती है। इसने कहा हमारे से पहले क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन का आंसर का तरीका क्या है देने का, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 1, फिर उसके आगे लिखेंगे ABCD, जो भी आपको ठीक लग रहा है, बी से लग रहा तो बी लिख दो, ए से लग रहा तो ए लिख दो, डी लग रहा तो डी लिख दो, सी लग रहा तो सी, ऐसे लिखेंगे। कह रहा है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आप कहेंगे सर ये तो आप पूछना ही नहीं चाहिए था आपको, अभी आपने बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, आई की वैल्यू हमेशा आर के क्या होती है? बराबर, ठीक है? अब देखो पेपर में जो आएगा ये आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको देखना पसंद करूंगा कौन बच्चा सही देगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला करो, निखिल, फैजान, आशीष, FH, निखिल, गोपाल, भूषण, ये वाला क्वेश्चन करो। ऐप अपडेट करने पर नहीं चल रहा है? अच्छा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। यानी आप समझो कि कंपटीशन पास करना और थ्योरी करने में कितना फर्क है।
आप लोग 10 सेकंड के अंदर बदल गए। जितने बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन लिख रहे हैं, यानी सोचो वो अपनी बात पर 10 सेकंड भी कायम नहीं रहे। अभी आप 6-7 सेकंड पहले मुझे क्या कह रहे थे कि सर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है हमेशा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, ऑलवेज। बेटा हमेशा मतलब होता है हमेशा। एंगल आई एंगल आर के बराबर है, यह बात हर तरह के मिरर के लिए वैलिड है, हर तरह के लिए। तो अगर कभी प्रकाश परावर्तित होगा, वो कैसा भी मिरर हो, कैसा भी दर्पण हो, कैसे भी सरफेस हो, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के नियम का वो पालन करेगी करेगी। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। यह बात केवल प्लेन मिरर के लिए नहीं है, कोई सा भी मिरर हो सबके लिए वैलिड है ये। अब दिक्कत क्या है कि जब टीचर हमें 10th क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो शुरुआत वो प्लेन मिरर से करते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं बैठ जाता है कि आई आर के बराबर है प्लेन के लिए। भाई उसी चैप्टर में जब टीचर ने हमें आगे अवतल उत्तल कनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे और वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट परावर्तित हो रही थी, वहां पर भी तो टीचर ने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगाया था। अब इस बात को मैं आपको देखो बताता हूं। जैसे मान लो कि अभी जब मैं आपको इसी चैप्टर में आगे चल के मैं अवतल उत्तल दर्पण भी पढ़ाऊंगा, कनकेव कॉन्वेक्स आगे चल के पढ़ेंगे, पर मैं फिर भी हल्का से एक आइडिया दे देता हूं। ये बेटा मेरे पास में एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। जो अवतल उत्तल है ना, ये प्लेन नहीं होते बिल्कुल, ये कर्व सरफेस में होते हैं। ये मेरे पास में एक कनकेव मिरर अवतल दर्पण है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर भी एंगल आई एंगल आर के ही बराबर होता है। कोई सा भी दर्पण ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा का मतलब है हमेशा। ठीक, ये बेटा जो दर्पण है इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, इसे हम कहते हैं पोल ध्रुव। ठीक, अभी मेरे पास बेटा मिरर है, ये कर्व सरफेस में, तो कर्व सरफेस का एक सेंटर भी होता है, इसे मैं आप लिख रहा हूं सेंटर, इसका सेंटर हो गया सी। अब देखो, अब मान लो कि बेटा मैंने इस मिरर के ऊपर एक प्रकाश की किरण डाल दी है, ये मान लो कि इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। अब ये इंसिडेंट रे इस पर टकराने के बाद में कहां जाएगी, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही डिसाइड करेगा। अब ये बड़े ध्यान समझना। आप कहोगे सर अभी आपने हमें प्लेन मिरर बताया, तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जैसे ही आके लाइट आके टकराए, तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे जो आएगी, ये प्लेन मिरर है, तो आप कहोगे सर जिस पॉइंट पे आके लाइट टकराएगी तो यहाँ पे नॉर्मल खींचना बड़ा आसान है। समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में सीधे आप एक लाइन खड़ी कर दो, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि नॉर्मल है। तो आप कहोगे सर प्लेन मिरर में तो नॉर्मल खींचना बड़ा आसान है, सीधी लाइन खड़ी कर दी, नॉर्मल बन गया। लेकिन कर्व मिरर में कैसे नॉर्मल बनाए, यहां पर और भी ज्यादा आसान है, और भी ज्यादा आसान। देखो कैसे, आप जब यहां मैथ पढ़ोगे तो मैथ में आपको टीचर पढ़ाएंगे कि आपके पास जैसे मान लो एक सर्कल है ये, और इस सर्कल पर आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच लो। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे। ये हमारे पास बन गए एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो मैथ के टीचर आपको बताएंगे कि आप इस सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर टेंजेंट पे डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी सेंटर से कोई भी लाइन अगर डालेंगे टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो मेरा काम हो गया। तो कनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर से पास करने वाली एक लाइन आगे बढ़ा दो तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसे आप नॉर्मल कह दोगे। तो यानी कि ये लाइन जो है सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन जहां पर प्रकाशीय किरण टकरा रही है उसे मिला दो, तो सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन जो होगी ये नॉर्मल की तरह काम करेगी। बस मेरा काम हो गया। हम सबको पता है कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। तो अगर ये लाइट 20 डिग्री पर आई तो 20 पर ही जाएगी। तो बेटा अगर आने वाली रे इस तरफ है तो जाने वाली नॉर्मल किस तरफ होती है, तो आने वाली इस तरफ तो जाने वाली होगी इस तरफ। तो यानी कि यहाँ पे लाइट अगर 20 डिग्री पर आई है तो 20 डिग्री पर ही जाएगी, तो जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर ही जाएगी। तो कनकेव मिरर में भी देखो, ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से किस पर आई थी, 20 डिग्री पर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 20 डिग्री के एंगल पर ही जा रही है। बस यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे कि 20 पर आई तो 20 पर गई, बस यहाँ पे नॉर्मल ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर ही गई है। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर है, सब में सेम है। अरे समझ में। अच्छा दूसरी चीज, और ये बेटा जिस पॉइंट पे जाके टच करेगी, जब मैं आपको अवतल दर्पण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये पॉइंट होता है हमारा फोकस। यानी अगर बिल्कुल एक पैरेलल रे आए कनकेव मिरर में तो मिरर पर टकराने के बाद वो फोकस से पास करती है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब अवतल उत्तल पढ़ाएंगे तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी मेरा केवल आपसे ये उद्देश्य था जानना कि भाई आपने इसका आंसर डी क्यों नहीं लगाया। जब आप 10-20 सेकंड पहले बात बोल रहे हैं कि आई आर के बराबर है ऑलवेज, हमेशा, मैंने ये तो नहीं कहा कि स्पेशल कंडीशन में, मैंने ये तो नहीं कहा केवल इस दर्पण के लिए वैलिड है, मैंने कहा हमेशा। जब आप हमेशा देख रहे हो तो किसी भी तरह का दर्पण हो, किसी भी तरह की सतह हो, एंगल आई एंगल आर की हमेशा होगा बराबर। ठीक है, ओके। जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी क्या करनी है, 1 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। चलो अब अगले पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, ये क्वेश्चन पिछले साल के ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं अभी। अगर आपने गलत किया तो भाई साहब मुर्गा बनेगा तुम्हारा कम से कम 10 मिनट, और पिटाई अलग से होगी। ये वाला नहीं, ये वाला बिल्कुल माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, बक्सा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बेसिक बता दिया है। अब इस बच्चे को पता चलेगा बेसिक क्या होता है। करो ये, जो डी लगाया था अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। देवराज ने हमें आंसर दिया इस क्वेश्चन का, लालू यादव ने कर दिया गलत। अरे यादव जी पिटाई का काम कर दिया आपने, हमने कहा था जो गलत करेगा वो पिटेगा वो, परिणाम में आपने ऐसा रख लिया है कि कुछ कह भी नहीं सकते हम तुम्हें। देखो
राम बालक, सूरज, आशीष, नीलेश, मनीष, गौरव, रानी, ललित, जगपाल यादव, कु, पंकज, सुषमा, यतन, पंकज, भूषण, आमिर, मोहम्मद सकलेन, वो सारे आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। जिस बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया, अब वो समझेगा कि उसका बेसिक कितना कमजोर है। जो उसे बताया गया उस समय वो चीजें आसान लग रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अब उसके हाथ पैर फूल रहे हैं। देखो सब कुछ उसने क्वेश्चन में बताया, तब भी आप गलत कर दे रहे हो। हिंदी वाले बच्चे ऐसे पढ़ना, इंग्लिश वालों के लिए शुरुआत से ही है। कह रहा है कि एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड प्लेन मिरर। तो बेटा जो एंगल दिया आपको 30 डिग्री का, उसने किसके बीच में दिया? पहले ध्यान से पढ़ो कि एंगल किसके बीच में है। इंसिडेंट रे, आपतित किरण और प्लेन मिरर के बीच में 30 डिग्री का कोण है। तो ये जो आपको एंगल दिया ना 30 डिग्री, ये आई नहीं है, ये तो जी की वैल्यू है, ग्लांसिंग एंगल है तो 30 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है? टोटल एंगल बताना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल बताना है। तो बेटा आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है। अब यहां पे नॉर्मल खींच लो। अगर ये इंसिडेंट रे ने आपतित किरण ने मिरर से 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो नॉर्मल से कितना बनेगा? 60। अगर आई की वैल्यू 60 है तो आर की भी कितनी होगी? 60। तो पूछा क्या उसने हमारे से? उसने पूछा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल क्या बन जाएगा? 60 और 60 120। तो जिनका आंसर 120 है उनका ठीक है, बाकी सब तुक्केबाज हैं। जो सी आंसर बता रहे हैं रवि कुमार प्रभाकर, गलत है इनका। प्रिंस कुमार का ये गलत है, मोनिका कुमारी का बी गलत है। भाई एक बताओ, इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दे रखा? कह रहा है कि आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री, और मैंने कहा था कि एंगल देखते ही उसे आई मत माना करो, वो देखो किसके बीच में है। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच में 30 डिग्री कोण है, तो नॉर्मल से बनेगा 60, यानी कि आई की वैल्यू बेटा 60 डिग्री है। अगर आई 60 है तो आर भी होगा 60। अब इसने पूछा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण, तो आपतित किरण ये है, परावर्तित ये, इनके बीच का कुल कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री। कर दिया, कब एकदम जीरो कर दिया सारा मामला है। 60-60 बताए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं तुम्हें डांट फटकार ना लगाई जाए तो तुम क्या ही करोगे। इतना मामला सख्ती से लेने के बाद ये हालत है। ये कह रहा टोटल नहीं किए। अच्छा एक पता क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हम अपने आप से आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा ये दे रखा है, ये पूछा है। भाई जो दिया है, जो पूछा वो क्वेश्चन में देखा करो कि उसने पूछा है कि आपतित और परावर्तित के बीच का कुल कोण, तो आपतित किरण ये है, परावर्तित इनके बीच का कुल कोण पूछ रहा है वो, है ना। एक अगला बताएंगे आप, एक केस देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं बेटा हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण के ऊपर मैंने एक प्रकाशीय किरण छोड़ी। जो प्रकाशीय किरण जाएगी वो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और जो प्रकाशीय किरण समतल दर्पण में छोड़ी, ये समतल दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बेटा अगर प्रकाशीय किरण समतल दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टकरा रही हो, इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराना, नॉर्मल इंसिडेंस, लंबवत आपतन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर टकरा रही है, तो आपको बताना कि इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आर के लिए बताओ। जितने बच्चे इसका आंसर 90 डिग्री लिख रहे हैं, सूरज, तुषार जैसे, इन सबका गलत है। जो जीरो लिख रहे हैं, रवि, नवीन जैसे बच्चे, कुछ एस कुमार, उनका ठीक है। बेटा आप फिर वही गलती कर रहे हो। आप अपने मन से क्यों आइडिया लगा रखे हो कि ये दे रखा है? गलती कर रहे हो, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जितने बच्चे 90 लिख रहे हैं, जहां पर ही बैठे थप्पड़ लगाओ अपने गाल पे जोर से, आवाज आनी चाहिए घर वालों को। तो एक चीज बताओ, इसने कहा कि इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो बेटा इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण, आपतित किरण दर्पण से जो एंगल बनाती हो तो जी होता है। यहां देखो, अगर आप कभी फंस जाओ, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको याद है ही, फटाफट से बना लो। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, ये नॉर्मल है, अभिलंब। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी तो आई होगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगी तो आर होगा। लेकिन मिरर से जो एंगल बनेगा, मिरर से इंसिडेंट रे, मिरर से जो एंगल बनाती हो तो ग्लांसिंग एंगल होता है। तो इंसिडेंट रे बेटा 90 डिग्री का एंगल किससे बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है मिरर के साथ में। तो इंसिडेंट रे मिरर के साथ में, आपतित किरण दर्पण के साथ में जो एंगल बनाएगी वो तो जी होगा। तो ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है ये। अगर जी की वैल्यू 90 डिग्री है तो आपको पता है कि आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर आई 0 तो 100% आर भी कितना होगा? 0। आर की वैल्यू 0 डिग्री होगी। दूसरी बात यहां पे एक चीज और देखना, इस बात को आप ऐसे भी समझो, बेटा जो इंसिडेंट रे है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको सर नॉर्मल भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, फिर नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर इंसिडेंट रे भी दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, नॉर्मल भी, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में तो कोई एंगल है ही नहीं। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता आई, और यहाँ पे इंसिडेंट रे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में तो कोई एंगल है ही नहीं। ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आई की वैल्यू 0, अगर आई 0 तो आर भी 0 होगा। आर की वैल्यू 0 का मतलब पता क्या है
कि अगर इंसिडेंट रे आपतित किरण कभी दर्पण पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के टक्कर मारे तो टकराकर उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। तो अगर कभी ऐसा हो, ये मेरे पास में ये मिरर है और इस मिरर के ऊपर प्रकाश की किरण बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना के टकराए तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पर वापस लौटेगी। ये नॉर्मल इंसिडेंस है। लंबवत आपतन, जब भी प्रकाश 90 डिग्री के कोण पर टक्कर मारता है तो उसी मार्ग पर लौट आता है। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा गया, करना ये इस बार तो कर दोगे तुम। भाई सबकी बात कर रहे हैं, मैं सब बच्चों को साथ लेके चलना है, सब तुम्हारे जैसे ज्ञानी थोड़े ना है। हिंदी में लिखा है वहां से, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री। जैसे आपने देखा कि दर्पण की सतह से एंगल बन रहा है, दर्पण की सतह से नॉर्मल अभिलंब के साथ नहीं, दर्पण की सतह से बनने वाला एंगल होता है ग्लांसिंग एंगल। तो 90 डिग्री है तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी 0। तो आपसे वही पूछा उसने कि परावर्तन कोण का मान है कितना 0। बहुत सारे बच्चे 90 डिग्री पर टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये करो। शिवांशु, गौतम, लालू जी, प्रकाश, प्रिंस, प्रियंका, आकाश, काजल, एग्जाम कब होगा मेरे से पहले आपको पता चल जाएगा। इसने कहा कि यदि अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा 30 डिग्री, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। जरूरी नहीं कि केवल समतल दर्पण के लिए, कोई सा भी दर्पण हो, ये अवतल दर्पण है तो भी यहां पर भी 30 डिग्री पर टिक लगाएंगे हम। समझ रहे बात को। चलो आज इस टॉपिक की पहली क्लास है तो आज ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहे आपको, तो अगली क्लास में हम डिटेल में चीजें और समझेंगे। अभी बहुत ही बेसिक बताया बेटा, बेसिक चल रहा भी है जो बच्चा कह रहा था बेसिक। ठीक है, बाकी हम कल मिलेंगे सुबह 8 बजे। आप सभी को पता है कि क्लास हमारे आपके साथ में डेली रहेगी सुबह 8 से 9 के वाले स्लॉट के बीच में, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। तो उत्कर्ष, राम बालक, निखिल, प्रिंस, ऋषभ, मोहम्मद, खालिद, निर्मित कुमार, कबीर, प्रकाश, मोनिका कुमारी, प्रियंका, मिस रिया, रंजीत, नवीन, श्रेया, शिवांशु, गौतम, अनूप सिंह, सुदान, गौरव, राहुल, अक्षय, रवि, प्रभाकर, अंजलि, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। रजनीश कुमारी बच्चे वहां से लगातार जुड़े थे, आंसर दे रहे थे, और बाकी सबका नाम लेना संभव नहीं है तो उसके लिए समाप्त हम। बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।